Good evening, everyone. Welcome to another series of educational snippets by HCH. हम सब ने पैंडेमिक देखा, सेकेंड वेव देखी, धीरे धीरे चीजें सेटल हो रही हैं। बट एक चीज जो सही नहीं हो रही है, कोविड जा रहा है शायद, होपफुली चला जाएगा, बट एक चीज जो सही नहीं हो रही है, दैट इज द सर्ज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि वो बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान को कोविड की तरह नहीं फैलती, कम्युनिकेबल नहीं है। और उसमें एक बहुत ही भयावह चीज जिसे हम कैंसर कहते हैं इज ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हम सोचते हैं कि कैंसर तो बूढ़े बुजुर्गों में होता है, जो लोग इग्नोर करते हैं हेल्थ उनमें होता है। बट हुआ ये है कि इस पैंडेमिक में, इस लॉकडाउन में, लोगों ने जो रेगुलर हेल्थ चेकअप स्क्रीनिंग्स कराते थे वो नहीं कराए। अर्ली वार्निंग साइंस अगर पता भी थे, या तो पता ही नहीं थे, या पता भी थे तो क्योंकि हॉस्पिटल नहीं जा सकते, डॉक्टर की एसेसिबिलिटी नहीं है, तो इग्नोर किए। और जिनका इलाज चल सकता था लेकिन अभी इतनी सिवेरिटी नहीं थी, उन्होंने अपने इलाज ही डिले कर दिए। और इस सब से लोगों को बहुत तकलीफ हुई, केसेस बढ़ गए। लोग एक जो हम बोलते हैं स्टेजेस में, लेटर स्टेजेस पे, डेंजरस स्टेजेस में, जब कैंसर शरीर में फैल जाता है, उन स्टेजेस पे जाकर डायग्नोज हुए। तो इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन। डॉक्टर सचिन हैं हमारे साथ फ्रॉम द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ चंडीगढ़, और द ट्राई सिटी ऑफ चंडीगढ़, मोहाली एंड पंचकुला, फ्रॉम द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. Dr. Sachin is a medical oncologist. He practices in Max Hospital, Mohali, and is a very well-known name in that part of the country. He's done his MBBS and then did his DNB in medical oncology from Rajiv Gandhi Cancer Institute. He's worked in institutes like Medanta, Artemis, and finally went to the beautiful Tri-City to settle in Max Mohali, or to practice there, where he's made a mark for himself in that region, right up to Jammu Kashmir, Himachal Pradesh. Patient travels for a long way for him. He's also has many publications to his credit and is member of all national and international associations which you can name in the space of medical oncology. I welcome you, Dr. Sachin. Thank you, Dr. Gaurav, for that excellent, beautiful introduction. It's very kind of you. And it's my pleasure to be part of this event today. So, Dr. Sachin, do you agree with whatever I said कि COVID ने cancer patients के साथ भी अच्छा नहीं किया, and there were a lot of patients which we are now see. What is your clinical practice? Can you give us an overview on this? Yeah, Dr. Gaurav, actually I cannot agree more than what you have said. आपने जो बोला है वो 200% सही है. बिकॉज कोविड की वजह से हमने अपने जो पेशेंट्स हमारे पास आए हैं पिछले लेट्स से 1 ईयर में, तो बहुत डिलेज के साथ आए हैं. और कैंसर में क्या है, स्टेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं. सो स्टेज 1 स्टेज 2 पेशेंट्स जो हैं वो क्योर हो सकते हैं, और जबकि स्टेज 3 स्टेज 4 में क्योर के चांसेस कम हो जाते हैं. एज द स्टेज इंक्रीजेस तो चांसेस जो हैं ट्रीटमेंट से उसके क्योर होने के, ठीक होने के कम हो जाते हैं. तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि पेशेंट्स के सिम्टम्स जो थे उन्होंने इग्नोर किया, और कि कोविड की वजह से हम दिखाने नहीं गए, हम घर से नहीं निकले, या हॉस्पिटल्स में भी कई हॉस्पिटल्स जो है उन्होंने अपनी सर्विसेज जो है कोविड की तरफ कर दी, रूटीन सर्विसेज बंद कर दी उस समय. स्पेशली कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, इवन पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं जहाँ पे बहुत पेशेंट्स जाते हैं. तो लॉकडाउन्स और उसकी वजह से, ट्रेवल ना कर पाने की वजह से, और इतना फियर था कोविड का कि घर से निकले ही नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स और साइंस जो है इग्नोर हो गए. और पेशेंट्स हमारे पास बहुत एडवांस स्टेजेस में बहुत पेशेंट्स आए हैं ऐसे, और कोविड की वजह से डिले हमने अपनी आंखों से देखा है, एंड which is costed them a lot in terms of their life, in terms of जो प्रॉब्लम्स पेशेंट्स ने फेस की ज्यादा एडवांस स्टेजेस की डिजीज होने की वजह से, और ट्रीटमेंट्स भी उनको ज्यादा करवाने पड़े. ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट की इंटेंसिटी, ट्रीटमेंट की कॉस्ट, और ट्रीटमेंट का आउटकम,
हर Right, चीज पे उसका असर पड़ा। right. सो आई टोटली एग्री विद व्हाट यू हैव सेड। So, but I remember, sir, when हम लोग जब पढ़ाई करते थे या जब when I was practicing, one thing we always used to say as a physician कि regular checkups कराओ। इस उम्र के बाद तो regular checkups कराओ। और चेकअप में लोग ज्यादातर सोचते हैं कि अच्छा मेरा बीपी पकड़ा जाएगा, मेरी शुगर पकड़ी जाएगी, मेरा कोलेस्ट्रॉल पकड़ा जाएगा। बट मेनी पीपल डोंट नो कि बहुत सारी कैंसर्स जो कि साइलेंट है वो भी। तो सर ऐसे कौन से रेगुलर हेल्थ चेकअप्स लोगों को कराने चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी पे कराने चाहिए, सो दैट जब कैंसर बहुत ही छोटा है तभी पकड़ में आ जाए? या सो कई कैंसर्स की स्क्रीनिंग पॉसिबल है, स्पेशली फीमेल्स में एक सर्विक्स कैंसर और एक ब्रेस्ट कैंसर। इनकी स्क्रीनिंग बहुत इजीली हो सकती है। सर्विक्स कैंसर में एक पैप स्मीयर का टेस्ट किया जाता है। सो ऑल मैरिड फीमेल्स को यंग एज में ही शुरू कर देना चाहिए। सो एवरी ईयरली ये टेस्ट किया जा सकता है। पैप स्मीयर में गायनेकोलॉजी जो डॉक्टर हैं वो एक स्लाइड बना लेते हैं, वहां से स्क्रिपिंग्स ले लेते हैं सर्विक्स से। सर्विक्स मतलब बच्चेदानी का मुंह, आम भाषा में उसको ये कह सकते हैं। और उसकी स्लाइड में ये पता लग सकता है। और एक एचपीवी डीएनए का एक टेस्ट होता है, वो भी बड़ा कॉमनली अब आजकल तो काफी अवेलेबल हो गया, ऑल्दो बहुत स्मॉलर हॉस्पिटल्स में और स्मॉलर सिटीज में नहीं होगा, बट मेन सेंटर्स में तो अवेलेबल है ये। सो पैप स्मीयर इज स्टिल वेरी कॉमनली अवेलेबल। और अगर कुछ साल लगातार पैप स्मीयर जो है वो नेगेटिव आता है, तो उसको फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा हम कम कर सकते हैं, या फिर लेटर ऑन बंद भी कर सकते हैं अगर कुछ साल तक वो नेगेटिव आ जाए। और ब्रेस्ट कैंसर इज अगेन अ बहुत कॉमन कैंसर है। इट इज द नंबर 1 कैंसर इन इन लेडीज। एंड ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग एक मेमोग्राफी का एक टेस्ट है, जो कि मेमोग्राफी बेसिकली क्या है, एक्सरेज ऑफ द ब्रेस्ट। तो 40 इयर्स की एज के बाद ये कॉमनली रिकमेंड करते हैं, एंड एवरी ईयरली ये एक्सरेज किए जा सकते हैं। और स्पेशली किसी को फैमिली हिस्ट्री है, या किसी के आई मीन रिलेटिव्स हैं, मदर, नानी, दादी, बुआ, मौसी, सिस्टर्स किसी को है, तो और भी इट्स आई वी स्ट्रांगली रिकमेंड डूइंग दिस। एंड अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग हो, तो इवन यंगर एज, अब इवन लेट्स से 25 ईयर से भी हम रिकमेंड करते हैं कि अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री में हेरिडिटरी जीन प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, विच इज अ ब्लड सैंपल। उसके थ्रू भी एक रिस्क जो है हेरिडिटरी कैंसर होने का, वो भी पता लग सकता है। तो ये फीमेल्स में ये दोनों इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग से। मेल्स में जो है एक प्रोस्टेट कैंसर इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट। एंड प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक पीएसए का ब्लड सैंपल है। पीएसए इज अ कैंसर एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इट्स अ ट्यूमर मार्कर। तो ये ब्लड सैंपल्स इसके हो सकते हैं। 45 इयर्स की 45-50 की अबव एज में ये रिकमेंडेड है ईयरली करना। और अगर ये ज्यादा रेंज में आता है, तो हम एक प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड और उसकी बायोप्सी वगैरह करके देख सकते हैं कि ये प्रोस्टेट से ये तो नहीं है। एंड अनदर कैंसर विच इज कॉमनली जिसकी स्क्रीनिंग की जा सकती है, वो है कोलन कैंसर। उसके लिए एक तो स्टूल का टेस्ट है, उसमें अगर कोई ब्लड आ रहा है तो फर्दर टेस्टिंग की जा सकती है। ये भी 45 एंड अबव में करते हैं। एंड कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी दूरबीन की जांच, नीचे के रास्ते से, लेटरिन के रास्ते से एक दूरबीन की जांच की जा सकती है। सो ये वाली जांच जो है वंस इन 10 इयर्स रिकमेंडेड है। बट अगर किसी की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कोलन कैंसर की, आंत के, बड़ी आंत के कैंसर की, तो हम 5 साल जल्दी भी शुरू कर लेते हैं, इवन यंगर एज में भी करते हैं। और उसके लिए भी एक हेरिडिटरी जीन प्रोफाइलिंग वाला टेस्ट कर सकते हैं। और ये जो कोलोनोस्कोपी और ये वाले टेस्ट है, इवन एज यंग एज 20-25 इयर्स भी हम रिकमेंड करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो। सो देयर आर सम सिंड्रोम्स जिसमें पूरी की पूरी फैमिलीज जो हैं कोलन कैंसर से पीड़ित हो सकती हैं, वहां पे जो है जांच बहुत जल्दी शुरू कर ली जाती है। इसके अलावा हमारे देश में जो मुंह और गले के कैंसर्स हैं, जो कि तंबाकू से रिलेटेड है, मेनली तंबाकू की वजह से है। सो जब जिसमें कि जीभ का कैंसर, गले का कैंसर, वॉइस बॉक्स का कैंसर, थ्रोट जो है अपना जो खाने का रास्ता है उसका कैंसर। तो ये तो स्मोकिंग, चाहे बीड़ी है चाहे सिगरेट है, एंड तंबाकू चबाने वाला जो है, तो इन सब की वजह से ये हो सकते हैं कैंसर।
उसके लिए एक ओरल एग्जामिनेशन, जो आपके डॉक्टर हैं वो एक मुंह खोल के सारे एरियाज अच्छे से अगर देख लें, उसी में समझ आ जाता है। और अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं, खाना निगलने में दिक्कत है, कोई अल्सर है, वॉइस चेंज हो गई है, वॉइस बैठ गई है, आवाज बैठ जाना लगातार कई हफ्ते तक आवाज बैठी रहे, तो उसकी जांच वॉइस बॉक्स की भी एक बड़ा एक सिंपल एक ओपीडी में ही टेस्ट हो जाता है, एक मिरर से देख लेते हैं। तो या एंडोस्कोपी, एक वीडियो ऑफिस एंडोस्कोपी से भी ये चीजें आजकल आसानी से देखी जा सकती हैं। बट कई कैंसर तो बिल्कुल आप वैसे ही देख सकते हो, अपनी आंखों से ही देख सकते हैं मुंह खोल के। तो इन चीजों का चेकअप तो है। अगर कोई, वैसे तो तंबाकू का सेवन ही पूरा बैन हो जाना चाहिए, तो आई डोंट नो व्हेन अवर गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू दैट। एंड उससे उसको बैन करने से ही लाखों करोड़ों लोगों की जान तो वैसे ही बच सकती है। तो so let's make social pressure to ban all these smoking tobacco related issues. एंड बाकी सिम्टम रिलेटेड है, बहुत सी चीजें हैं। कहीं से भी खून आना, कहीं पे भी ब्लॉकेड हो जाना, इवन जॉन्डिस है, जैसे जॉन्डिस पैंक्रियास के कैंसर में, लिवर के कैंसर में जॉन्डिस हो सकता है लिवर का रास्ता बंद होने से, तो वो एक अल्ट्रासाउंड से पिकअप हो सकता है। किसी को भूख कम हो रही है, वजन कम हो रहा है, एंड शरीर कमजोर हो रहा है, तो ये भी एक लक्षण है कि उसमें भी हम जांच करवाएं। स्टमक कैंसर ऐसे प्रेजेंट कर सकता है। सो बहुत जो है वेरिड सिम्टम्स हैं, और उन वेरिड सिम्टम्स को हम इस तरह से जांच कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन, सो फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर से लेके नीचे सारे ऑर्गन्स तक, ये सारी सिम्टम बेस्ड हम जांच जो है कर लेनी चाहिए। सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। कोई भी लक्षण है हमारे, बहुत धारणाएं बहुत है हमारे समाज में। कई पेशेंट्स तो ये कहते हैं कि अगर हम टेस्ट करा लेंगे तो कोई बीमारी निकल आएगी, तो इसलिए भी टेस्ट नहीं कराना है। आप मतलब सोच के बहुत हैरानी होती है कि कोई ऐसे भी कैसे सोच सकता है। और कई सिम्टम्स ऐसे हैं, लाइक अगर हम नीचे लेटरिन के रास्ते से खून आना, राइट, उसको कॉमनली बवासीर की तरह ट्रीट करते रहते हैं, और रेक्टल कैंसर जो है वो मिस हो जाता है। एनल कैंसर, रेक्टल कैंसर, सिग्मोइड जो बड़ी आंत का कैंसर है, सिर्फ इसलिए मिस हो जाता है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट जो है, पेशेंट जो है बवासीर का ट्रीटमेंट करता रहता है। सिमिलरली लंग कैंसर में मेजोरिटी पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, कई महीने ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट चलता रहा, और बाद में पता लगा कि वो लंग कैंसर है। सो विच इज अगेन अ वेरी कॉमन कैंसर इन अवर कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और लंग कैंसर को भी हम एक्सरेज और एक लो डोज सिटी स्कैन होते हैं, उसमें भी हम जल्दी कैच कर सकते हैं। सो स्पेशली जो स्मोकर्स हैं, कई साल स्मोकिंग कर चुके हैं, उन पेशेंट्स में तो जरूर हमें ये लो डोज सीटी और एक्सरेज करके जल्दी लंग कैंसर को पकड़ना चाहिए। एंड सो ब्लड टेस्ट है कई, लाइक अगर किसी को लाइक लिम्फ नोड्स, लिम्फोमास जो हैं, कहीं गांठ आ गई नेक में, सो लिम्फ नोड्स का होना बहुत कॉमन चीज है। बहुत से कैंसर्स में लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं, स्पेशली जो लिम्फोमास हैं, सो जो ब्लड रिलेटेड कैंसर्स हैं, तो वो भी एक सिंपल नीडल टेस्ट, सुई की जांच से उसको हम बड़ा इजीली कैच कर सकते हैं। और एक सीबीसी का ब्लड टेस्ट है, उसमें भी सेल्स कौन से बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं, उससे भी काफी क्लूज मिल जाती हैं हमें आगे डायग्नोसिस बनाने। बट द आइडिया इज कि हमें अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड कुछ भी लग रहा है तो एक जांच करा लें, थोड़े से टेस्ट में, ठीक है कुछ खर्चा हो जाएगा उसमें, बट अपनी लाइफ से बढ़कर तो कुछ नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज गो टू योर डॉक्टर अगर कुछ भी कोई भी लक्षण है। सो वेरी वेरी आई वुड यूजफुल। मैं जो आपकी बातों को समझा हूँ, मैं समराइज करता हूँ कि अपने ब्लड और स्टूल का टेस्ट जरूर कराएं रेगुलरली, अपने अपने सेल्फ इवेल्युएशन करते रहें, चाहे वो मुंह की हो, चाहे ब्रेस्ट की हो, चाहे गांठों की हो। अगर आप हाई रिस्क में हैं तो फिर तो और ज्यादा जरूरी है कि रेगुलरली टेस्ट कराएं। फैमिली हिस्ट्री है या गुटखा तंबाकू सिगरेट पीते हैं तो और जल्दी कराएं। और इनफैक्ट किसी भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करें, प्लीज कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम टेली कंसल्टेशन जरूर करें। एंड मैं यहाँ व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ब्लड सैंपल भी घर से, हॉस्पिटल के बाहर होता है। आजकल पैप स्मीयर भी हॉस्पिटल के बाहर होते हैं, कैंप्स तक लगते हैं पैप स्मीयर्स के। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं तो आप इन सारी चीजों को इग्नोर करें। डॉक्टर तो अब आपको टेली कंसल्टेशन पे भी अवेलेबल है।
So having said that, Dr. Sachin, uh, now you have told people not to ignore and seek medical attention, right? मेडिकल अटेंशन में जब आप सिम्टम देखेंगे, टेस्ट करेंगे, अब टेस्ट की एक रिपोर्ट आएगी, विच यू वेरी राइटली सेड, कुछ लोग इसीलिए नहीं कराते, पेनलेस अल्सर्स जो कि देखे जाते हैं, मेलिग्नेंट हो सकते हैं, जो कैंसर बन सकते हैं, जो शरीर में फैल सकते हैं, उनको इग्नोर करते हैं बिकॉज पेन नहीं है, राइट? सो दे कीप ऑन इग्नोरिंग, बट वंस दे हैव रीच्ड एंड वंस समबडी इज टोल्ड आपको कैंसर हो गया, द होल वर्ल्ड कम्स क्रैशिंग, राइट? आज भी धारणा यही है कि कैंसर हो गया, अब तो खत्म हो गए, फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा, कितने दिन बचूंगा, ये सारी ख्यालात आते हैं. हाउ, what are the challenges which a cancer patient faces after diagnosis in terms of emotional, physical, choosing the treatment therapies, and how do we address them? Very nice, Dr. Gaurav. आपने बहुत, you have hit the exact point. जो कैंसर का डायग्नोसिस ना, इट कम्स एज अ ऑलमोस्ट अ डेथ सेंटेंस. सबको यही परसीव होता है कि अब तो गए. इट्स अ वेरी शॉकिंग and devastating news for the patient and for the whole family. So devastating physically, mentally, socially and financially. So हर चीज पे इसका बहुत बड़ा हिट होता है and it's a big shock. And पहले तो हम डिनाइल में चले जाते हैं. किसी को भी ऐसी न्यूज मिलती है तो पहले तो एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई है. हम कई बार सोचते हैं कि रिपोर्ट्स चेंज ना हो गई हो, हमारे स्कैन किसी और से पेशेंट से एक्सचेंज हो गए, ये बायोप्सी रिपोर्ट गलत है, ऐसा मुझे हो नहीं सकता. बट किसी को भी कुछ भी पॉसिबल है होना. वी ऑल आर ह्यूमंस एंड कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या किसी भी इंसान को आ सकती है. तो डिनाइल से निकलकर एक्सेप्टेंस में आना है. सो इसके स्टेजेस हैं. फर्स्ट स्टेज इज डिनाइल, सेकंड स्टेज इज वी हैव टू एक्सेप्ट, उसको मानना पड़ेगा. एंड थर्ड थिंग इज कि फिर हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा. सो देन कम्स अ स्टेज कि उसको एक्सेप्ट करके जल्दी से हम कुछ एक्शन में आए, राइट? एंड इसका बहुत सदमा है, बहुत एक फिजिकल, इमोशनल, सोशल ट्रॉमा है. उसके लिए वी नीड अ साइकोलॉजी एंड काउंसलर सपोर्ट, कि कोई समझाए. और डॉक्टर्स तो स्पेंड करते हैं टाइम, बट ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के पास बहुत पेशेंस हैं देखने के लिए. So we need lot of counselors and psychologists to support us, ताकि ये trauma जो है हम सह सकें. And lot of spiritual help is required at the same time to understand spiritually कि why me, मुझे क्यों हुआ ये, क्या रहा, क्या कारण थे. So stress हमने देखा एक बहुत important कारण है इस disease के होने का भी. So stress को हम commonly उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. हम फिजिकल सिम्टम्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. कोई वॉमिटिंग आ जाए, पेन हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो उसको हम इमीडिएटली वी अटेंड, है ना, उसके लिए इमीडिएटली हॉस्पिटल जाते हैं. पर अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम शायद उतना एफर्ट नहीं करते हैं. एंड बिलीव मी, देयर इज नो बडी इन दिस वर्ल्ड जिसको स्ट्रेस नहीं है. एवरीबडी हैज सम काइंड ऑफ स्ट्रेस. और हमारी ट्रेनिंग जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट की ऑलमोस्ट जीरो है, बिकॉज स्कूल्स कॉलेजेस में हमें बिल्कुल ये सिखाया नहीं जाता कि हाउ टू मैनेज अवर लाइफ, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस. तो एक बहुत कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में. सो स्ट्रेस क्या है, हमारी इम्यूनिटी को कम करता है. और इम्यूनिटी डिक्रीज होगी तो बीमारियां ज्यादा बनेंगी, हमारी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाएगी. सो कहीं भी बॉडी में कैंसर सेल्स बनते हैं तो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द कैंसर सेल्स. उनको खत्म करने की क्षमता है हमारे सेल्स में. हमारे ब्लड सेल्स हैं जो हमारी रक्षा करते हैं इन्फेक्शन से भी, वायरस बैक्टीरिया से भी और कैंसर से भी. बट ड्यू टू क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी बॉडी में ऐसी हार्मोनल चेंजेस आती हैं अंदर ही अंदर कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है. और हमारे जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं वो कैपेबल नहीं रहते हैं कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए, और उनको मौका मिल जाता है बढ़ने का. सो वी मस्ट ट्राई टू मैनेज अवर स्ट्रेस. तो विद रेगुलर एक्सरसाइज, with regular let's say daily meditations schedule, or and to work with unconditional love and forgiveness and gratitude. ये चीजें बहुत important. In fact, we run a holistic center also by name Quantum Clinic. ये मेरा खुद का center है जहाँ पे where we stress a lot on all these things. So not only the physical treatment of the body,
but also stress management and how to release. So हमारे relationships में बहुत problems हैं जिसकी वजह से हम बहुत चीजें अंदर रखे हुए हैं. Lot of hatred, lot of greed, lot of like जो माफ ना करने की वजह से ना बहुत grudges हमने अंदर रखी हुई हैं, वो भी बहुत परेशान करती हैं. अंदर ही अंदर वो हमें जो है ब्लॉक कर रही हैं हमारे सिस्टम्स को. उसी वजह से बहुत एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है ना. सो इसको अगर हम एनर्जी के लेवल पे अगर सोचेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे. इस सटल, ये बहुत सटल चीज है. हम फिजिकल, हम शरीर में ऑर्गन्स को देखते हैं, बट उसके बियॉन्ड ऑर्गन्स के पीछे भी एक एनर्जी फ्लो हो रहा है हमारे सिस्टम में, हमारे ब्रेन से, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, हमारी नर्व्स के थ्रू. सो दैट एनर्जी फ्लो जो है, एंड इफ वी अंडरस्टैंड चक्रा सिस्टम, हमारी बॉडी में चक्रास हैं, दीज आर सटल सेंटर्स, एनर्जी सेंटर्स. सो ये मेडिकल कॉलेज में तो नहीं सिखाया जाता है, बट दिस थिंग्स आर देयर. सो आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डॉक्टर. आई बिलीव इन दिस नॉलेज ऑफ चक्रास, एंड देयर सटल एनर्जी फ्लो. एंड इफ दैट एनर्जी फ्लो अगर वो ब्लॉक होता है तो उन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट. वहां की हीलिंग ठीक नहीं हो पाती है, वो ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर एनर्जी फ्लो ना हो. एंड सो वहाँ बीमारियां बन सकती हैं. सो नॉट ओनली कैंसर, इट अप्लाइज टू ऑल. इट अप्लाइज टू हार्ट प्रॉब्लम्स, इट अप्लाइज टू लिवर प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स. सो अल्टीमेटली all comes down to unconditional love, forgiveness, gratitude. अगर ये हम क्वालिटीज अपनाएं, जल्दी माफ करें, एक्सेप्ट करें चीजों को, है ना, उनसे हम फाइट ना करते रहें अपने आप से. एंड सेल्फ लव इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने, कई लोग अपने आप को ही माफ नहीं करते. आई एम नॉट गुड इनफ, एक ये भी फीलिंग रहती है. तो ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं. Right. So maybe we can have another session to discuss all this. Maybe it's not in the purview of this. Coming from a hardcore allopathic medical Yeah, oncology doctor, this is something new, talking about holistic health. yeah, But I clearly believe that there is a big role of holistic health, where, as you mentioned, you need a psychologist, you need a spiritual healer, you need a nutritionist, you need a yeah, rehabilitation expert, and I think cancer is the only evolved field where you have social workers and even cancer survivors through patient support groups telling people, Dekho, I have won. I am a survivor, and you can also do so. And I think this yeah. helps a lot to the family also, because it is not the patient but the family also which is in a lot of stress. So two quick questions. One, you talked about the staging of the patient behavior, but हम बहुत बार सुनते हैं ये तो late stage में पता चला, right? So what is the difference between the early and the late stage? And what do you think in the management? What are the choices the patients have in for managing these cancers? Yeah. So treatment of cancers depend upon the stage. ये स्टेज वाइज बहुत जो है हमारी फील्ड में बहुत अच्छे से डिफाइंड है. देयर आर सेट गाइडलाइंस, एंड ऑफ कोर्स दिस गाइडलाइंस जो है ये चेंज होती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं जैसे जैसे नई मेडिसिन आ रही हैं, एडवांसमेंट्स हो रही हैं. सो अगर हम ब्रॉडली देखें तो अर्ली स्टेज में लेट्स से ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है. ब्रेस्ट का ब्रेस्ट कैंसर जो है अर्ली स्टेज, जहां पे ब्रेस्ट में जो गांठ है वो लगभग लेट्स से 1 सेंटीमीटर की है या 2 सेंटीमीटर की है या 3 सेंटीमीटर की है. और वो ब्रेस्ट कैंसर में बड़ा कॉमन है कि एक्जिला में लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, राइट, बगल में. सो अगर इक्का दुक्का लिम्फ नोड्स हैं और छोटी सी गांठ है तो वो स्टेज 1-2 तक कहलाता है. ठीक है, कॉमन अगर हम आम भाषा में अगर हम समझाना चाहें. बट यही अगर नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स बढ़ जाएं, या जो गांठ का साइज 5 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए, या वो गांठ स्किन में आ जाए, तो उसको हम स्टेज 3 बोल देते हैं. और यही अगर सेल्स ब्रेक करके और ऑर्गन्स में चले जाएं, लाइक लिवर में, बोन्स में, ब्रेन में, लंग्स में, बाकी ऑर्गन्स में अगर स्प्रेड हो जाए तो उसको स्टेज 4 बोला जाता है. तो सिमिलरली जो बाकी के जो सॉलिड ट्यूमर्स हैं, चाहे वो लेट से आंत का कैंसर है, चाहे स्टमक का है, चाहे लंग का है, अगर वो छोटी गांठ है तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सर्जिकली निकाल सकते हैं, ऑपरेट करके उसको निकाला जा सकता है, और उसमें क्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट. बट अगर स्टेज 3 हो जाए या स्टेज 4 हो जाए, वहां पे सर्जरी नहीं की जाती है. सर्जरी क्यों नहीं की जाती है? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई ब्रेस्ट की गांठ मान लो स्प्रेड करके लंग्स में, लिवर में, बोन्स में, मान लो वो उसके आगे 20 जगह उसके स्पॉट्स बन गए हैं,
तो हम सारी बॉडी में से सर्जरी करके एक एक स्पॉट को नहीं निकाल सकते हैं टेक्निकली, दैट इज नॉट फिजिबल, राइट। और इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक डिजीज होती है, छोटे छोटे सेल सारे शरीर में ब्लड के थ्रू स्प्रेड किए होते हैं, तो उसको डील किया जाता है दवाइयों से। सो जो मेडिसिन है, चाहे वो इंजेक्शन है चाहे वो टैबलेट फॉर्म में है, तो वो इंजेक्शन या टैबलेट ब्लड सिस्टम के थ्रू सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जहां जहां कैंसर सेल्स के स्पॉट्स बन गए हैं वहां उसको किल करने की कोशिश करेंगे। सो अर्ली स्टेजेस में सर्जरी से ट्रीट किया जाता है, प्लस रेडिएशन का रोल है। लाइक सर्विक्स कैंसर है, वो स्टेज 1 बी, स्टेज 2, इवन स्टेज 3, वहां रेडियोथेरेपी से क्योर हो सकता है, साथ में कीमो कंबाइन हो सकती है। और बट अगर कोई कैंसर स्टेज 4 हो गया है, तो वहां क्लियरली रोल जो है मेनली कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज और आजकल इम्यूनोथेरेपीज भी हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन से मार्कर्स हैं, कौन सा रिसेप्टर पॉजिटिव है, आजकल हम बहुत एडवांस टेस्ट करते हैं उसके लिए, तो रोल सिर्फ इन चीजों का रह जाता है, वहां सर्जरी नहीं की जाती। सो स्टेज 1 एंड 2 सर्जरी प्लस माइनस रेडिएशन कहीं आती है। स्टेज 3 में हम कीमोथेरेपी या कंबाइन विद रेडियोथेरेपी करके उसको श्रिंक करके फिर सर्जरी करवाने की कोशिश कर सकते हैं। एंड स्टेज 4 में सर्जरी का रोल नहीं रह जाता है, वहाँ मेनली कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज, उसका रोल रह जाता है। और रेडिएशन का बहुत जगह रोल है, बाद में एज एडजुवेंट ट्रीटमेंट सर्जरी के बाद भी यूज होता है, अपफ्रंट यूज होता है स्टेज 3 में बहुत जगह पे, और स्टेज 4 में भी यूज करते हैं, पेन कंट्रोल के लिए यूज की जा सकती है, कोई ना कोई सिम्टम कंट्रोल करने के लिए भी रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। बट ये कॉम्प्लेक्स है ऑफ कोर्स, बहुत इससे ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है हर पेशेंट की स्टेज के हिसाब से। आई कंप्लीटली एग्री, और यहीं पे मैं बोलता हूँ कि ये भ्रम लोगों को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि अब मेरे को दवाई लगेगी कि रेडिएशन लगेगी कि सर्जरी लगेगी। बहुत पढ़ाई करके आपके ऑन्कोलॉजिस्ट, एक ट्यूमर बोर्ड का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे यस, मेडिकल, सर्जिकल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट मिलके पेशेंट को ट्रीट करते हैं। वो तीनों बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के लिए क्या बेस्ट वे आउट रहेगा, रादर देन सेइंग कि नहीं मैं तो सिर्फ दवाई दूंगा, मैं तो सिर्फ सर्जरी करूंगा, मैं तो सिर्फ रेडिएशन करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। और यू वोंट बिलीव डॉक्टर सचिन, द डिनायल मोड में मेरे पास फैमिली, फ्रेंड्स, अननोन पीपल से क्रॉस कंसल्ट के लिए सबसे ज्यादा कैंसर के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, और वो भी रिपोर्ट्स, राइट। आप बताइए ये बोल रहे हैं कैंसर ही है कि नहीं। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल, भाई उस बंदे ने पढ़ाई करी है, उसने तुम्हें देखा है। आई कैन नॉट गिव यू एनी कमेंट जस्ट बाय लुकिंग एट अ रिपोर्ट। सो आई थिंक belief in your doctor, belief in the treatment which that person is going to do for your best is for your best. If you start conflicting or fighting with it, अपना ही नुकसान करेंगे। प्लीज अपना नुकसान मत करिए। So coming to this, Dr. Sachin, tell me that कीमोथेरेपी, जैसे कीमोथेरेपी के बारे में पहली पिक्चर लोगों के दिमाग में आती, बाल उड़ गए, उल्टियां आ रही हैं, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट, जैसे कीमोथेरेपी जो असर खत्म हो गया, तो नेक्स्ट चीज जो आ जाती है वो है कि बेड पे एक पेशेंट पड़ा है जो बहुत ही फ्रेल हो चुका है, उसके कपड़े ढीले हो चुके हैं और बस वो पड़ा है और लोग तरस खा रहे हैं उसके ऊपर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ इमेज of chemotherapy and beyond chemotherapy. Whereas in our own practice, when we do chemotherapies at home or when we have seen in daycare, these are hale, hearty patients with good nutrition advice. They come, they take it like any other infusion, right? So आप हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि ये जो अपभ्रंश हैं, ये जो myths about chemotherapy हैं, ये क्या है और इसको कैसे रिमूव करें? या सो कीमोथेरेपी का एक बहुत बहुत बड़ा फेयर है। इस शब्द को सुनते ही बहुत एक इमेज आ जाती है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर किसी ने सुन रखा होता है, हर किसी की फैमिली में किसी ने कुछ साल पहले ट्रीटमेंट लिया, 15-20 साल पहले जो ट्रीटमेंट होते थे, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती थी। बट अब काफी ऐसी दवाइयां आ गई हैं जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस जो रेट है वो बहुत कम हो चुका है। इन फॉर एग्जांपल जो वॉमिटिंग थी, कीमोथेरेपी दवाइयों से वॉमिटिंग होती है, बड़ी एक कॉमन एक नॉलेज है, सबको मालूम है। बट इन लास्ट 15 years और सो इस वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही अच्छी दवाइयां आ गई हैं। आजकल कीमोथेरेपी लगवाने के बाद वॉमिटिंग्स की वजह से कोई वापस नहीं आता है, ये बात अब हिस्ट्री हो चुकी है। जब हमने अपनी स्टडीज शुरू की थी उस टाइम हम देखते थे, मतलब आज से अगर हम 18 years बैक, 20 years बैक देखें,
तो कीमोथेरेपी लगवाने के बाद अगले दिन 2 दिन बाद बहुत पेशेंट्स जो हैं वापस हॉस्पिटल आ जाते थे और उनको हमें ड्रिप लगानी पड़ती थी, इंजेक्शंस देने पड़ते थे। बट उसके कुछ साल में अब ऐसी दवाइयां अच्छी आ गई हैं, एक कुछ कैप्सूल्स आ गए हैं, कुछ इंजेक्शंस आ गए हैं। कीमोथेरेपी के बाद जो वॉमिटिंग अब ना के बराबर हो गई है, कोई पेशेंट वापस नहीं आता है, बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया। सिमिलरली कीमोथेरेपी से ब्लड सेल्स कम होते हैं, बट उसके लिए ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शंस हम यूज करते हैं, जिससे कि ब्लड सेल्स अब उतने डाउन नहीं जाते हैं, या डाउन जाते हैं तो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शंस का रिस्क है वो कम हो गया है। उसको हम न्यूट्रोपिनिया बोलते हैं, और फीवर आ जाता है उसमें, होता है बट कम हो गया है, काफी हद तक कम हो गया है इन ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से। तो उसको हम बहुत कॉमनली इन चीजों को यूज करते हैं। और सिमिलरली जो रिएक्शंस होते हैं, जो उसका फूड पाइप पे जो असर है, जो अल्सर्स पे अल्सर्स हो जाते हैं, ये चीजें, इन चीजों के भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं ये काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। बट एक चीज जो है, जो कई दवाइयों से जो बाल झड़ जाते हैं, उसके लिए कोई दवाई नहीं बनी है। एंड जो बनाएगा नोबेल प्राइज का तो पक्का हकदार है, तो वो हो जाएगा। तो उस पे भी बहुत काम हो रहा है, बट लेट्स से कब ऐसा कुछ ब्रेक थ्रू आता है। और एक जो बहुत बड़ी एडवांसमेंट है वो टारगेटेड थेरेपीज में। सो कीमोथेरेपी के साथ साथ बहुत से ऐसी डिजीजेस हैं, ऐसे कैंसर्स हैं जहाँ पे हार्मोनल ट्रीटमेंट्स और टारगेटेड थेरेपी से ही ट्रीटमेंट हो जाता है। लेट्स से प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में कोई भी, हम जरूरी नहीं कि कीमोथेरेपी है, बट वो जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट की वो की जाए। सिर्फ हार्मोनल ट्रीटमेंट से बहुत से प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स का जो कैंसर है वो कंट्रोल में आ जाता है, और सालों साल कंट्रोल में रहता है। इवन ब्रेस्ट कैंसर में टैबलेट फॉर्म में ट्रीटमेंट्स हैं। अगर किसी का ब्रेस्ट कैंसर है और बायोप्सी में वो हार्मोन पॉजिटिव आता है, तो सिर्फ हार्मोनल टैबलेट दे सकते हैं। उसको जरूरी नहीं कि उसमें स्टेज 4 में कीमोथेरेपी दी जाए, कीमोथेरेपी कैन बी टोटली अवॉइडेड। लंग कैंसर, एक एडिनोकार्सिनोमा लंग है, उसमें भी हम बायोप्सी पे म्यूटेशन टेस्टिंग करते हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर म्यूटेशन पॉजिटिव आती है तो उसके लिए भी टारगेटेड टैबलेट्स अवेलेबल हैं, और काफी रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल हैं, जस्ट फ्यू थाउजेंड रुपीज अ मंथ। ऐसा नहीं कि वो लाखों में है दवाइयां वो, इवन 2-2.5 हजार पे महीना में भी ऐसी अच्छी दवाइयां हैं जिससे कि लंग कैंसर चौथी स्टेज का कंट्रोल में आ सकता है। राइट। सो ऐसे बहुत से कैंसर, एक सीएमएल है, एक इट्स अ टाइप ऑफ क्रॉनिक ब्लड कैंसर। उसमें भी एक टैबलेट है इमैटिनिब, उससे सालों साल पेशेंट वो एक टैबलेट रोज की लेते हैं और वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो ऐसी बहुत सी टारगेटेड थेरेपीज में एडवांसमेंट्स हैं, बट उसके लिए प्रॉपर एक डायग्नोसिस बनाना, उस रिसेप्टर का टेस्ट होना, या कोई म्यूटेशन का टेस्ट होना, वो सब कर लिया जाता है, और ये टेस्ट भी बड़े कॉमनली अवेलेबल हैं आज की डेट में। राइट। सो मैं भी अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा कि कीमोथेरेपी का मतलब सिर्फ वो महंगी, दुखदाई, पीले, नीले पीले पिंक रंग की दवाइयां नहीं है। ओरल कीमोथेरेपीज भी हैं, टारगेटेड भी हैं, हॉर्मोन्स भी हैं, एडजुवेंट थेरेपीज भी हैं, एंड द होल ट्रीटमेंट हैज इवॉल्व्ड अ लॉट. So coming back to where we started, Dr. Sachin, you told that people were not able to access healthcare. They were not able to come to the hospitals, but they were still getting treated. How do you manage these patients in that circumstances, out of the hospital? And what is your, अगर फिर से भगवान ना करे फिर से एक थर्ड वेव आ जाती है, तो how, what they should do to tide over those circumstances that they don't again land in the same problem? सो कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है। पिछले 1.5 साल में बहुत इनोवेशंस की हैं हेल्थ कम्युनिटी ने। एंड वन थिंग इज वी हैव डन लॉट ऑफ टेली कंसल्ट्स एंड वीडियो कंसल्ट्स, ऑनलाइन कंसल्ट्स की हैं, जहाँ पे भी पेशेंट्स एक्सेस नहीं कर पाए बिकॉज घर से निकलना, एक्सपोजर करना, कोविड का रिस्क था, तो हॉस्पिटल विजिट्स हमने अवॉइड की। सो जो फॉलो अप्स थे 3 मंथली 6 मंथली हम बुलाते थे, कई चीजें हमने घर पे टेस्ट करवाए, कई लोगों से वीडियो पे बात करके उनके सिम्टम्स पहचान के जो एडवाइस कर सकते थे वो किया। एंड बट कई जगह ऑफ कोर्स फिजिकल जो है चेकअप अनअवॉइडेबल है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम डायग्नोज करते हैं, उसमें एक बार पेशेंट को देखना, एग्जामिन करना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड तो उसको हम टोटली अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स हम कोशिश करते हैं कि हमारी ओपीडी में भीड़ ना हो। जिसको ज्यादा जरूरी है वो तो जरूर पहुंचे हमारे पास, बिकॉज डायग्नोज डिले करना भी एक बहुत रिस्की हो सकता है।
वी कांट इग्नोर, जस्ट जो कि हमने शुरू ही ये वेबिनार जो आज किया, तो दैट वाज आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि जो डिले हुआ है हॉस्पिटल ना आने की वजह से, उसकी वजह से कई पेशेंट्स जो हैं बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गए। तो सिम्टम्स इग्नोर नहीं करना है, टेली कंसल्ट्स, वीडियो कंसल्ट्स एंड विजिट योर डॉक्टर वेयरएवर इफ इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, फिर उसको डिले नहीं होना चाहिए। और कई जगह जहाँ ट्रीटमेंट्स हैं उसमें हमने कुछ चेंजेस इस तरह से की कि हमने ट्रीटमेंट्स को थोड़ा लेस इंटेंसिव बनाया, कहीं डोज कम कर सकते थे या कहीं ओरल थेरेपीज पे शिफ्ट कर सकते थे फॉर द टाइम बिंग। अगर बहुत ऐसा रिस्क नहीं था कि इंट्रावेनस ही देना है तो हमने ओरल पे शिफ्ट किया, टारगेटेड पे शिफ्ट किया, थोड़ा गैप बढ़ाया विजिट्स में, और विजिट्स इस तरह से की कि रश ना हो डे केयर्स में। और सो इस तरह से इनोवेट करके हमने बहुत उसको, और ट्रीटमेंट्स को लेस इंटेंसिव बनाया, लाइक डिवाइड कर दिया, डोजेस को कम करके 3 वीकली को वीकली जहां कर सकते थे, या वीकली को अगर 3 वीकली कर सकते थे टू अवॉइड द विजिट। सो वेर एवर पॉसिबल दोनों तरीके से हमने ये करने की कोशिश की है। और बट स्टिल इट इज, जहां कहीं भी हॉस्पिटल विजिट नेसेसरी है वो करना चाहिए, बिकॉज वी शुड नॉट टेक रिस्क ऑफ कि कैंसर का कंट्रोल छूट जाए, वो उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो छूट जाए, वो नहीं होना चाहिए, Right. राइट, इवन एट द कॉस्ट ऑफ द विजिट्स। Right. And do you think that we, I think, have been better than the people in the world in managing COVID, right? Do you think that there were any oncological treatment options which the patients had in the Western world or in advanced countries which were not available today due to lack of anything? सो लुक डॉक्टर गौरव, हमारे कंट्री की सिचुएशन ना बहुत एक, वी आर अ वेरी यूनिक सोसाइटी इन द सेंस कि हमारे कंट्री में ना हर चीज की एक बहुत रेंज है। सो वी हैव पीपल हु आर सिटिंग एट सच प्लेसेस जहां पे हेल्थ केयर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो देर आर रिमोट टाउन्स एंड विलेजेस जहां दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं है, 200 किलोमीटर तक कोई कैंसर फैसिलिटी नहीं है। So there are places in still in states like उत्तर प्रदेश एंड लेट्स से झारखंड, ओडिशा, जहाँ बहुत स्ट्रेचेस हैं बड़े बड़े जहाँ पे दूर दूर तक फैसिलिटीज नहीं है। एंड टू एन एक्सटेंट जो दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, बैंगलोर, जहाँ पे आपको विद इन ए रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर आपको 10 कैंसर हॉस्पिटल मिल जाएंगे। And there are, so we have people who are laborers and unemployed who can't afford anything to industrialists who can afford anything in the world. तो हर चीज की बहुत बड़ी रेंज है। सो हमारी रेंजेस बहुत ज्यादा ब्रॉड हैं एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ पे हेल्थ केयर जो है बहुत एक, lot of the healthcare is either state sponsored like in countries like UK and Canada, and to the and insurance की penetration बहुत ज्यादा है like in United States, और हमारी इंश्योरेंस फैसिलिटीज बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है, तो मेजॉरिटी लोगों को खुद से उसको हैंडल करना पड़ता है। तो बहुत वेरिएबल सिचुएशन है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कौन पेशेंट किस पार्ट ऑफ कंट्री में है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसकी इंश्योरेंस है कि नहीं है, तो बहुत वेरिएबल है ये So इसका आंसर। I'll just respond to this. I totally agree that universal health is a far cry in our country, Yeah. and these accessibility and affordability will always be an issue. But having said that, what my question was कि अगर वहां पे रेमडेसिविर यूज हुई तो यहाँ रेमडेसिविर यूज हुई, अगर वहां टोक्लिजुमाब यूज हुई तो यहाँ यूज हुई, राइट? We were, for the people who had access and affordability to care, उनके लिए था, they had everything available, right? In our own experience during we were doing cancer treatments at home since beginning, but we saw a huge upsurge during this time, right from, as I said, diagnostics at home to treatments in terms of maybe infusions to caring for PICC lines, chemopod flushes, to managing patients who were maybe tracheostomized, right, who had colostomies, to managing patients with only, I would say, hydration, and all these patients, to palliative care also. But for the first time, I think the surge which I saw, which I was always struggling, was chemotherapies, where follow-up chemotherapies, the doctor said, no, we don't want the patients to come home. These are safer chemotherapies, right? If you have trained staff, if you have the infrastructure to avoid an anaphylaxis reaction,
I would prefer that you deliver them under my video consultation, right, under my supervision, with my care plan at home. So what was your experience in managing this? And we were able to deliver this, as you said, in the cities, but even 100 kilometers out of those cities, because our healthcare workers could travel that much. उससे आगे हम भी नहीं कर पाए, but yes, there was a small dent which we could make. What is your perspective on palliative care, low risk palliative care to higher risk PICC line dressings or infusions or adjuvant therapies, chemotherapies at home? Just to let you know and our viewers know, we do around 1,000 MAB infusions across the country per month, right? That's the level of experience which HCH has grown. So I would like to hear your views that how do we make it safe? Because in West, we know, you know, that 70% of chemotherapies are being done in out of hospital settings, whether it is daycare centers or at home. Yeah. So in our country, majority of chemotherapy is happening in daycare. So this chemotherapy at home is a very recent concept, and COVID has led to, you know, more, let's say, resurgence in this thing, whether we should do this, because earlier we didn't have any conviction and any facilities also, trained manpower भी नहीं थी ये सब करने की. So if gradually done, and you know, as we gain more experience and confidence in doing this, so these things would be more possible, especially for let's say an entry level or less risky drugs, wherever their chances of reactions are less, wherever the chances of let's say the complications are less, monitoring is required is less, these things would be more possible. And as the experience grows and the manpower is more trained, there would be more confidence in doing these things. So we are catching up in this front. So very clearly, if if the patient qualification is proper, patient is fit, already he has taken those chemotherapies or the infusions in the hospital, the nurse is well trained, certified by the doctor that I know you can do it, and they have all the things which can go wrong to prevent that. I think that makes a fit. But having said that, I think a lot of patients on home ICUs, palliative care, procedures and all that is what we also saw, and you might have also seen in your experience. We have already reached to more than 1,000 people on our webinar. It has been an interesting experience for people. What I would have as a last question from you is, where do you see the role of multidisciplinary team handling this oncology patients, as you were very, I would say, persuasive on spirituality and all? Where do you see that, and what are the gaps which you see as of now, and what are your recommendations? And final question after that is, क्या COVID patient को vaccine लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? These are my last two questions. So we definitely need a team for cancer treatment. So इस team में बहुत लोग हैं, not only doctors. So doctors में तो we need a medical oncologist, surgical oncologist, radiation oncologist, and we need help from pathologist, interventional radiologist जो हमारे scans देखते हैं, हमारी biopsies करते हैं, right? And beyond that, we have a team. We need psychologists, we need counselors, and we need excellent support in the form of trained nurses. So trained nurses for giving administration of treatment like chemotherapies and other therapies, and also for handling center lines, PICC lines, ports. So all this, you know, this needs a lot of training and experience, because sometimes we can have complications in each one of these areas. And also support services. So when we say counselors, we need support groups also. So support groups are handled by patients only. So जिन लोगों ने सफर किया है एक पर्टिकुलर बीमारी से, so we can have breast cancer support groups, colon cancer support group. So हर कैंसर का अलग से एक support group बन सकता है, और patients should come forward for this. तो ये जो support groups हैं, they can be guided by doctors and the hospital staff, but mainly handled by patients themselves. So volunteer करना चाहिए सबको जो इससे निकल चुके हैं, इससे जीत चुके हैं, ताकि वो बाकी लोगों को
सपोर्ट कर सकें, इंकरेज कर सकें, उनको सिखा सकें कि कैसे इसमें से निकलना है, इसमें इससे जीतना है, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं. तो those support groups are highly required in our country. And of course, as your organization is doing the health care at home, उसकी एक बड़ा गैप था जो आप लोग फुलफिल कर रहे हो. बिकॉज एक तो एक्सेस बढ़ जाती है अगर घर पे सर्विसेज मिल जाए. सो ऑफ कोर्स, एंड इसके लिए भी जो सारी ट्रेन मैन पावर है ये इकट्ठी हो सकती है, एंड इसको होम केयर से भी जोड़ा जा सकता है. So that is the answer to your What first is the question, role of right? nutrition and rehabilitation? These are the two things. uh, न्यूट्रिशन, यस. nutrition and तो rehabilitation. न्यूट्रिशन एक सॉर्ट ऑफ एक बहुत पर्सनल, सबकी चॉइस भी डिफरेंट है, बट ये बड़ा एक इग्नोर्ड एरिया है. न्यूट्रिशन का एक बहुत रोल है. और एक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ट्रेडिशनली ये कह देते हैं कीमोथेरेपी में कच्चा ना खाओ, फल ना खाओ, और सारी न्यूट्रिशन उसी में है. जो सो माय पर्सनल टेक ऑन दैट इज, ऑल्दो सम पीपल मे डिफर, आई अलाउ ऑल माय पेशेंट्स टू ईट रॉ डाइट. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अच्छे से धो के क्लीन होना चाहिए. सो एवरी पेशेंट कैन कंज्यूम रॉ डाइट, बट इट शुड बी क्लीन. तो ये जो है ना, जो कच्चा नहीं खाना, ये आई डोंट बिलीव इन दिस. एंड मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ खूब कच्ची जो चीजें हैं, सैलड्स जो हैं, जो भी टॉलरेट कर सकते हैं. सो सम पीपल कैन नॉट कंज्यूम, उनको सॉफ्ट डाइट चाहिए होती है, बट अदरवाइज आई अलाउ ऑल माय पेशेंट्स टू हैव रॉ डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. एंड ऑल्सो उसमें चाहे वो जूसेस हैं, वेजिटेबल सूप्स हैं, सारी चीजें उसमें अलाउड हैं, नो प्रॉब्लम. और हल्दी का इस्तेमाल करें, सीड्स का इस्तेमाल करें, फ्लैक्स सीड्स हो गए एंड पंपकिन सीड्स हो गए. सो ऑल दिस काइंड ऑफ, इसमें बहुत अच्छी न्यूट्रिशन है, इसका खूब इस्तेमाल करो. फ्रेश खाओ, एंड बासी चीजें नहीं, बार बार पका के खाने से विटामिन लॉस होता है, और उसको अवॉइड करना चाहिए. एंड कोई ज्यादा नहीं खा सकते हैं बहुत से पेशेंट्स, तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, थोड़ा थोड़ा करके बार बार ले सकते हैं. कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, उसके लिए उसमें फाइबर खूब होना चाहिए, प्लस लेक्सेटिव्स हमें देने पड़ सकते हैं. एंड और साथ में जो है, जब खा रहे हैं मन की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए ना. वी शुड हैव ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स व्हाइल वी आर ईटिंग. वी शुड थैंक द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फूड, द पर्सन हु इज ग्रोइंग फूड, है ना. तो उन सबको ग्रेटिट्यूड की भावना से हम करेंगे तो हमें और भी उसका जो है, खाने का जो है असर हमारे शरीर पे होगा. तो ये चीजें बहुत सारी जरूरी हैं. एंड द अदर पॉइंट वाज रिगार्डिंग the Vaccination. vaccines you wanted to ask. Vaccination. COVID vaccination. Huh? COVID vaccination. Yeah, so for cancer patients, covid vaccines सब patients लगवा सकते हैं. सबके लिए रिकमेंडेड है, बिकॉज कैंसर पेशेंट्स को तो और भी ज्यादा जरूरत है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी लो है. थोड़ी प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी कितनी जनरेट होगी ये कहना मुश्किल है, बट वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर एवरीबॉडी. और थोड़ा सा उसमें ये देखना है कि अगर सपोज किसी की कीमोथेरेपी हुई है, तो उसके कुछ हफ्ते 10 दिन बाद हम वैक्सीन ले लें, ताकि उस टाइम कीमोथेरेपी का असर थोड़ा निकल जाए, सेल्स डाउन ना हो. क्योंकि सेल्स डाउन होंगे तो वैक्सीन फायदा कैसे करेगी, इम्यूनिटी कैसे बनेगी. तो वो फेज से थोड़ा निकल के फिर वैक्सीनेशन ले सकते हैं. थोड़ा बहुत वैक्सीन से जो बुखार और थोड़ा वीकनेस आती है कुछ दिन के लिए, डेट इज एक्सेप्टेबल, वो सबको होता है. बट अदरवाइज इट इज टोटली सेफ फॉर कैंसर पेशेंट्स ऑल्सो. सबको वैक्सीनेशन लेनी है. इट इज टोटली रिकमेंडेड फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू डॉक्टर सचिन गुप्ता. आई थिंक जब तक सब लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे, ये थर्ड वेव का डर बना रहेगा. जैसे वेव का डर बना रहेगा, प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, कैंसर पेशेंट्स में और प्रॉब्लम्स आएंगी. थैंक यू फॉर सो मच वैल्यूएबल एडवाइजेस, सो सच सिंपल लैंग्वेज, एंड इट वाज आई थिंक टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला. इट्स ऑलमोस्ट एन आवर दैट वी Yeah. हैव रीच्ड मोर देन 1000 पीपल. थैंक यू सो मच दैट आपके बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला. थैंक यू. Thank you, Dr. Gaurav. Thank you, Healthcare at Home, for giving me this opportunity to talk to so many people. And I hope सबको benefit हुआ होगा. And if there are further questions, you can bring to us. You can write to us. So I am at Max Hospital in Mohali, and so we are easily reachable. So let us know if any other queries are there, and whatever help we can render to you. Thank Sure. you. Whatever queries we get on our Facebook page, we'll definitely send it to you for further action. Thank you so much. Good Thank night. you. Thank you.